हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले क्या है, सेंटअप एग्ज़ाम, जिसके बारे में आपसे बोले थे कि सर सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता दीजिए। तो इसी के लेकर आपके सामने आए हैं कि सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में बता देंगे थोड़ा सा डिटेल। और आपको बता देते हैं कि जो भी पढ़ाएंगे हिस्ट्री का पढ़ाएंगे, फुल डिटेल फॉर सेंटअप एग्ज़ाम। आपको सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में फुल डिटेल में बताया जाएगा। ऐसा वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर सर्च करने पर भी नहीं मिलेगा। और समझ गए ना। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो देख लिए तो लगभग आपको यहाँ से 50% काम कर जाएगा। यहाँ से देखिएगा, इस वीडियो से आप सेंटर एग्जाम दे सकते हैं बढ़िया अच्छा खासा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप देखिएगा कि नहीं देखिएगा। तो चलिए हम आपको पहले क्या बताएंगे कि सेंटअप एग्जाम है ना, वो क्यों क्या चीज़ है, उसके बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव होगा। प्लस में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा लास्ट में, जो आप सबका बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहले देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बाद में बता दें कैसे मिल सकता है। देखिए आपको बता दें, देखिए ये सब देखिए कुछ आपके डाउट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए सेंटअप एग्जाम के फुल डिटेल बताएंगे। देखिए क्या सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है या नहीं। आप देखिए, आप सब सोच रहे होंगे कि सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है या नहीं है। तो आप मान लीजिए जैसे सेंटअप एग्जाम है, ठीक है। अगर आप इस सेंटअप एग्जाम दीजिएगा तभी अच्छा है और नहीं दीजिएगा तो भी अच्छा है। लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि ये स्टेट लेवल पर नहीं होता, ठीक है। आपके बोर्ड पर नहीं होता है, आपके स्कूल से होता है, जिसमें आपको अपने जीवन में है ना कि आप 1 साल 1.5 साल में क्या पढ़े हैं उसके बारे में जाना जाता है। तो आप इसे क्या कीजिए, इस सेंटअप एग्ज़ाम को मत मिस कीजिए, ठीक है। और इसे ज़रूर दीजिए ताकि आपको अंदर हौसला बनेगा कि मेरा कितना सही हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप जितना क्वेश्चन आएगा वो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर कहीं 100 ऑब्जेक्टिव रहा है, ठीक है, या 60 ऑब्जेक्टिव रहा है और उसमें से लगभग 50 सही कर रहे हैं, तो समझिए कि हाँ मेरा अभी सही हो रहा है, मेरा अभी तैयारी बहुत अच्छा है। अगर मैं देखिए ख़राब हो रहा है तो इसका मतलब तैयारी आपका अच्छा नहीं है। अब देखिए 2 नंबर में है कि मेरा तैयारी तो बहुत कम है, फिर भी क्या होगा। अब देखिए आप सबका तैयारी सोच रहे कि सर मेरा तो तैयारी नहीं हुआ है, तो फिर तो क्या होगा इसमें, अगर फेल उल कुछ हो गए तो इसमें कोई बात नहीं। आप इसमें अपने जीवन को परख सकते हैं कि आप टेस्ट डायरेक्टली समझिए कि जो सेंटअप एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम में आप कैसे दीजिएगा उसके बारे में सिर्फ बताया जाएगा। और देखिए 3 नंबर में कि इस एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड आएगा। देखिए इस एग्ज़ाम में आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको स्कूल से जाकर देना पड़ेगा। और जिसमें आपको 19 तारीख को रखा गया है डेट, आपको पता भी होगा 19 तारीख को रखा गया है, ठीक है। और 4 नंबर में देखिए, अगर इस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो अब देखिए फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो फेल हो भी जाएंगे है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको सभी को पास कर दिया जाता है स्कूल लेवल पे, यह समझा जाए तो। लेकिन आपको अच्छा से अच्छा लिखना है और अच्छा से अच्छा ऑब्जेक्टिव में नंबर उठाना है, तब आप बोर्ड एग्जाम में ना हाई नंबर ला सकते हो। अगर यहाँ पर अगर ख़राब नंबर ला रहे हैं तो समझिए कि मेरा बोर्ड एग्जाम में ख़राब नंबर आ सकता है। और देखिए यह एग्ज़ाम कहाँ होगा। अब ये जो एग्ज़ाम है ये कहाँ होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम स्कूल से बाहर होगा या यहीं होगा, तो आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम है आपका ये स्कूल में होगा, ठीक है। और देखिए अब 4 ये नंबर है कि कितना ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रहेगा। देखिए अगले बार 2021 के हिसाब से देखा जाए, 2021 में देखिएगा तो 100 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव था, लेकिन उसको थोड़ा सा कोरोना के कारण हुआ था। लेकिन इस बार कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस साल 60 ही रहना चाहिए। बाकी आप देखिए क्या होगा बोर्ड के हिसाब से, अभी तो बताया नहीं है फुल डिटेल। देखिए इस प्रकार आपके सामने एक रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए ए सेट सभी का एक ही सेट रहता है, ठीक है। आपके पास अगर मिल गया कि ए तो ए ही मिलेगा। और जिसमें आपको क्या बोला है कि इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 का है, और आप 2021 में एग्ज़ाम दीजिएगा सेंटअप एग्ज़ाम का, तो 2020 वाले के लिए है। और देखिए ये क्या है, हिस्ट्री का है, और जिसमें आपको कितना रहेगा क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी, 60 + 27 + 8 + 95 होता है, ठीक है। ये पूरा आपके टोटल क्वेश्चन हो गया। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 27 सब्जेक्टिव मतलब लगभग शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और 8 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। जैसे हम थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, और 27 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और 8 इसमें आपको लगभग तुरीय रहेगा, ठीक है। और आपको पूरा हो गया 95, टोटल 95 है, ठीक है। और जिसमें आपको कितना लाना होता है, 100 नंबर लाना पड़ता है, ठीक है, 100 मार्क्स।
समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। और जिसमें देखिए 60 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 50 के देना है, 27 में 15 के देना है, 8 में 5 का देना है, बाकी पूरा मिल जाएगा 100। अब चलिए देखिए आपके सामने क्या क्या रूल है वो आगे। और आपको कितना घंटा दिया जाएगा, 3 घंटा समय दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट आपको, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए देता है कि आप पढ़ लेंगे अच्छा से तो अच्छा रहेगा। ये देखिए आपके सामने देखिए आप 5 नंबर है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में रहेगा। देखिए ये जो प्रश्न रहेगा ये 2 खंडों में रहेगा, खंड अ और ब। अ में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और ब में आपको सब्जेक्टिव रहेगा। जैसे मान लीजिए कितना रहेगा, तो खंड अ में 60 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें 1 अंक आधारित, ठीक है, जिसे 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और 50 मतलब 1 प्रश्न, ठीक है, 60 प्रश्न रहेगा, ठीक है, जिसमें आप 50 का आंसर दिए ना तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सकता है। और देखिए 7 नंबर में बोला जा रहा है कि खंड ब में 27 लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 5 अंक निर्धारित, जिनमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना। देखिए आपके 8 प्रश्न रहेंगे तो जिनमें से 4 का देना है, और 27 है तो आप 15 का नहीं दे सकते, आराम से दे सकते, कैसे बात है, ये देना तो ईजी है। अब देखिए आपके सामने जो सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा इसका एग्जाम आप लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो ये हम आपसे बताइए कि अभी तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया था, इतना जो डिटेल में बताएं कि सेंटअप एग्जाम क्या है इसके बारे में आपको समझ में आया है कि नहीं आया, आप सब कमेंट कीजिएगा यस या नो। चलिए बहुत अच्छा, बहुत से स्टूडेंट का बहुत आ रहा है। देखिए ये सेंटअप एग्जाम एक तरीके से आपका परखा जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आपका तैयारी कैसा है। अगर तैयारी अच्छा है तो थोड़ा सा और बढ़िया कीजिए, और ख़राब है तो और थोड़ा सा फोकस कीजिए पढ़ाई पे। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अब हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। देखिए जिसमें आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव का देखा जाए तो अगर 2020 में और 2021 अभी चल रहा है, ठीक है, तो 2021 में आपको ऑब्जेक्टिव निश्चित नहीं किया जाएगा कि अभी कितना पूछा जाएगा, लेकिन 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कितना, तो 60 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें से 50 का उत्तर देना अनिवार्य था। समझ गए। तो चलिए आगे चलते, ये आपके सामने 1 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में करते चलेंगे ताकि आपका तैयारी अच्छा हो सके। तो 1 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो लॉन्ग बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए सोचे कि थोड़ा सा शॉर्ट में बनाएं, और ताकि आपको सब्जेक्टिव भी कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। लास्ट में आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, तो सब्जेक्टिव के लिए वेट करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। तो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, या माधव उत्सव, या रंगनाथ राव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो कौन थे, तो ये राखल दास बनर्जी थे, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर। इसमें हम फुल डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप मेरा जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 से लेकर 11 और 12 तक नहीं देखे हैं, तो अगर आप पूरा देख लीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम में आप 90+ उठा सकते हैं नंबर, फुल डिटेल के साथ पढ़ाए हैं। तो आप जाके जरूर देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ही का फायदा रहेगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि करते हैं कि नहीं करते। आपको अच्छा तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए आपके 2 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। ये जो कालीबंगा है ना वो कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है, कहाँ है, तो राजस्थान में। तो डी हमारा राइट आंसर है। और देखिए आपका PDF भी लास्ट में मिल जाएगा, PDF हम फ्री में दे देते हैं। और 3 नंबर देखिए लोथल कहाँ स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पूछा है लोथल कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक, ये हमारा राइट आंसर है। और आगे चलते बहुत जल्दी फास्ट करवा देंगे। और देखिए 4 नंबर की हड़प्पा होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। अब देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा नगर कौन था, तो आपको पता है कौन सा है, मोहनजोदड़ो है कि कालीबंगा या लोथल या रंगपुर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये हमारा मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। चलिए ये आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन और 60 ऑब्जेक्टिव है, पूरा टोटल 60 ऑब्जेक्टिव है। और देखिए 5 नंबर क्या जाए कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, या मुसोलिनी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये नेपोलियन से किया जाता है, बी हमारा राइट आंसर है। समझ गए। चलिए ये आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। आप पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो मुंडक क्या था, या बिंबिसार, या उदयन, या अशोक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये
अशोक किए थे। सी हमारा राइट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट सी लगाए उनसे का बहुत अच्छा है। चलिए ये देखिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है, बाणभट्ट है, या हरिसेन है, या मेगास्थनीज है। तो ये इंडिका के आपको पता भी होगा कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। तो डी वाला क्या 100% सही है। चलिए ये देखिए आपके सामने, देखिए अगर वीडियो को देख रहे हैं शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप 60 में अभी कितना सही कर पा रहे हैं और बाद में आप कितना सही कर सकते हैं। जब आप बोर्ड में जैसे सेंटर एग्जाम में दे के आइएगा ना तो हमें क्वेश्चन जरूर भेजिएगा ताकि हम देखेंगे कि कैसा एग्जाम था। ठीक है आप सबका। चलिए ये देखिए 8 नंबर में कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? तो ये हमारा बी होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। अब देखिए ये जो गुप्तों के काल में है ना वो कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जो भारत आया था? तो हेनसांग, फायान या इतिसंग या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो है ना फायान आया हुआ था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है, मनु है, वेद व्यास है या कौटिल्य है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, सभी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाया गया। तो ये कौटिल्य हमारा राइट आंसर है। अगर आप पूरा पढ़ लेना 1 से लेकर 10 तक 11 तक चैप्टर पढ़ लिए तो लगभग आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा ला सकते हैं। इस सेंटर एग्जाम तो एक लेकर आपके टेस्ट हो रहा है, आप बोर्ड में और अच्छा नंबर ला सकते हैं। सिर्फ अभी आपके पास टाइम बहुत अच्छा खासा है, यही आपके समय गोल्डन टाइम है, तो इसे आप व्यर्थ मत कीजिए। ठीक है, चलिए द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो अर्जुन की, भीम की या निकुल की या इनमें से सभी। ये जो द्रौपदी है ना इसकी कहानी बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन इस कहानी को हम यहाँ पर नहीं सुना पाएंगे। आप वीडियो में देखिए इसमें कहानी सुनाया गया है जो हल्का है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, द्रौपदी हमारा राइट आंसर है। मतलब इनमें से सभी थे पत्नी थी, द्रौपदी जो थे ना उन सभी की पत्नी थी। चलिए ये देखिए अब गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहता है? विदुर को, पांडु को या अर्जुन को या भीष्म को। देखिए ये जो गंगा पुत्र है ना वो भीष्म को कहा जाता है, डी हो गया। और ये जो भीष्म है ना, भीष्म यहाँ देख रहे भीष्म, चलिए थोड़ा सा बता दें, भीष्म जो है अर्जुन का ही पुत्र है। किसका? तो अर्जुन का पुत्र है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? कुंती थी, गंधारी थी या मांद्री थी या सत्यवती थी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? तो ये हमारा गंधारी हमारा राइट आंसर है, बी हमारा राइट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट बी लगाए उनसे का बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, पटना में, दिल्ली में, राजगीर में। तो इसमें जो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत स्टूडेंट सही लगाएंगे और बहुत स्टूडेंट गलत लगाएंगे। तो बोध गया का 100% सही है, ए लगाने वाले का 100% सही है। चलिए आगे चले। ये देखिए आपके सामने 15 नंबर की हीनयान या एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? तो ये हमारे जैन धर्म से। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। और देखिए ये जो हीनयान और महायान है ना ये जैन धर्म की क्या है? संस्था है, ये भी संस्था ही था। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। चलिए ये आपके सामने 16 नंबर की जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आप बोले जरा कि जैन धर्म का है ना 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे, डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, डी वाले का 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं लेकिन पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि पहले भी बताया हुआ कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल हमारा राइट आंसर होगा, ये होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट मेरे ख्याल से 1 से लेकर 11 चैप्टर तक पढ़े होंगे उनका मेरे इस चैनल से अगर पढ़े होंगे तो इसका लगभग 60 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। इसमें 50 से 50 वो सही करके, 50 में 50 क्या 60 में 60 सही कर सकता है कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होगा। चलिए ये देखिए आपके सामने 18 में तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो प्रतिबंध लगाया था तो कौन लगाया था? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो ये जहांगीर है ना वो प्रतिबंध लगाया था। और इसका जो सेवन किया था तंबाकू का सबसे पहले वो अकबर ने किया था। अगर सेवन पूछेगा मतलब किसने इसका प्रयोग किया तो अकबर किया था, और इस पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो जहांगीर लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, समझ गए? 18 का सी। चलिए 19 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हम। और 19 नंबर कहा जा रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? ऐसा कौन सा बोला जाए कि किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया? तो बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शेरशाह। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो बी वाले का 100% सही है।
चलिए ये आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है और 20 नंबर में पूछा अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो बीरबल था, मान सिंह था, या तो अब्दुल फजल था, या टोडरमल था। तो ये जो अकबर है ना, इसका वित्त मंत्री जो था टोडरमल था। डी हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए ये देखिए आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। अब भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो बाबर था, अकबर था, शाहजहां था, या औरंगजेब था। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बोला जाता है कौन था, तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो कौन थे ये शाहजहां थे, ठीक है। नहीं सॉरी शाह नहीं, देखिए बोला क्या कर, भारत का प्रथम मुगल सम्राट था, तो ये बाबर था ना, ये हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। अब देखिए ये जो अकबर है ना, वह कहीं अधिकार नहीं कर पाता। मारवाड़ यहाँ पर अधिकार कर लिया था, जयपुर में भी अधिकार किया था, चित्तौड़ में भी अधिकार किया था, लेकिन ये मेवाड़ है ना, यहाँ पर अधिकार नहीं कर पाया था। कौन नहीं अधिकार किया, तो अकबर नहीं किया, समझ गए। चलिए आगे चले। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया होगा, अब आगे चलते हैं। ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि बोला जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये आपको फुल डिटेल में बताया गया, तो आप पता ही होगा आपको कि कब हुआ था। तो 1347 ईस्वी में, या 1325 ईस्वी में, या 1336 ईस्वी में, या 1348 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये 1336 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सी हमारा राइट आंसर, और सी लगाने वाला का 100% सही है। और देखिए ये जो विजयनगर है, इसकी स्थापना किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने किया। ये दोनों भाई ही था, तो इसमें भी बोलना उचित नहीं था, लेकिन बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं है। ये देखिए आपके सामने 24 नंबर की विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। अभी देखिए ये जो विजयनगर है, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी में थी, मैसूर में, या मद्रास में, या हैदराबाद। तो ये आपको बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा हम्पी हमारा राइट आंसर है। अगर देखिए चलिए अब आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है कि 25 नंबर की विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। और बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इनमें से सभी लगा देंगे। तो इनमें से जो सभी लगाएंगे उनका गलत हो जाएगा। 100% आप बोले, यहाँ से बोल रहे हैं कि 100% आपका गलत होगा, और जब बी लगाइएगा तो 100% आपका सही पर होगा, ठीक है। तो बी लगाने वाला का 100% सही है। और देखिए अभी कितने स्टूडेंट का 25 में 25 अभी तक सही हुआ है। सही बोलेंगे कि सर मेरा अभी तक 25 में 25 सही हुआ है। चलिए जो कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी जस्ट फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और हो सके तो लाइक अभी कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, लाइक कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लाइक कीजिए जल्दी, फटाफट जल्दी लाइक कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत स्टूडेंट लाइक कर दे, बहुत कंजूस स्टूडेंट हैं जो नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर की रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था। तो रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। तो इनमें जो राइट आंसर जो हमारा होगा ये रामानंद होगा। ए हमारा राइट आंसर, सॉरी ए लगा दे, बोल दे, ये हमारा राइट आंसर, ए लगाने वाले का 100% सही है। चलिए ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर के, गुरु नानक के, चैतन्य के, या रामानंद के। तो ये बीजक है ना, उसमें कबीर का है। किसका, कबीर का। राइट आंसर ए होगा, ठीक। चलिए ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है और 28 नंबर की इब्न बतूता किस देश का यात्री था। आपको पता भी होगा कि ये कहाँ के था, मोरक्को का, मिस्र का, या तुर्की का, या ईरान का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो ये मोरक्को का था। तो ए हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए यह देखिए आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो अल बुरूनी का है, फायान का, मार्को पोलो, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो राइट आंसर होगा जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, तो बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि ए होगा। चलिए ए लगाने वाला का 100% अभी तक सही है। आगे चले। ये देखिए आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। देखिए ये जो कैप्टन हॉकिंस है ना, ये किसी मुगल के दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था, तो ये किसके, तो शाहजहां के दरबार में आया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर सी होगा, ठीक है। और सी लगा चलिए आगे चलिए, सी राइट आंसर। आगे चलिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इसमें हमको लग रहा है कि मिस्टेक हो रहा है कि कैप्टन हॉकिंस जो किस मुगल शासक के दरबार में था, जहांगीर का आया था। इसको सी नहीं होगा, ठीक है। शाहजहां नहीं होगा, गलत है, ठीक है। शाहजहां गलत बता दिए, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। जहांगीर होगा। जितने भी स्टूडेंट बी लगाएंगे उन सबका सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ए नहीं मानिएगा, इसको सी नहीं होगा, ठीक है, सी गलत होगा, ठीक, सी नहीं होगा, बी होगा राइट आंसर, जागीर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 31 नंबर की क्वेश्चन है कि इस, देखिए अगर 2020 का अगर दिखेगा ना तो पूरा इसी के सेम मिलेगा। देखिए 20 नंबर में 31 नंबर पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईसा पूर्व में, या 1605, या 1610, या 1615। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? तो ये 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ था। तो ये हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए ये आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? अब संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु एवं कान्हू, गोमधर, कुंवर, या चितर सिंह, या अमर सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? तो ये सिंधु एवं कान्हू था, ठीक है, सिंधु एवं कान्हू हमारा राइट आंसर है, ए हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट ए लगाए उनका बहुत अच्छा है। आगे चले, ये देखिए आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? अब देखिए ये जो अस्थायी बंदोबस्त है किससे जुड़ा हुआ है? तो भूमि से, जल से, या सेना से, या भोजन से। तो ये आपको बताए हुए और सब्जेक्टिव में भी बताया, अगर सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। तो ये हमारे भूमि से संबंधित है, किससे? तो भूमि से राइट आंसर है, तो ए हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चले, ये देखिए आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन, और थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है कि दामिनी को क्या है? दामिनी को क्या है? तो भूभाग है, तलवार है, या जानवर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दामिनी को क्या है? तो ये भूभाग है। तो ए वाला का 100% अभी तक सही चल रहा है। चलिए ये देखिए आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है कि उल गुलाल विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलाल विद्रोह का नेता कौन था? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको धर दिया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सबसे पहले दिया जाएगा उसका क्वेश्चन पिन कर दिया जाएगा। तो अभी कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा, 35 पर आप ही डिपेंड कर दिया गया। चलिए ये आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो पहले ही बताए हुए कि ये किसान होते हैं, राइट आंसर बी होगा, ठीक। चलिए ये देखिए आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो बिहार में जो है कुंवर सिंह है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो बिहार है तो कुंवर सिंह, और पटना रहेगा तो क्या बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अगर पटना में रहता, पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। जितने स्टूडेंट है क्या करेंगे कि पटना अगर रहेगा तो क्या होगा? चलिए बहुत से स्टूडेंट का आ रहा है कि सर पीर अली होगा, तो पीर अली वाला का 100% अभी तक सही है। चलिए आगे चले, ये देखिए आपके सामने 38 नंबर की व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये डलहौजी से था, ठीक है, डी हमारा राइट आंसर। ये कार्जन, लीटन, रिपन ये सबसे नहीं था, डलहौजी से राइट आंसर डी होगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 39 नंबर की रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? ये जो रानी लक्ष्मीबाई है एक नाम हो गया, और इनको किन किन नामों से जाना था? छिबली के नाम से भी जाना था, मनु के नाम से भी जाना था, मणिकर्णिका भी के नाम से, इनमें से सभी जो है ना ये रानी लक्ष्मीबाई, इनको सभी नाम से जाना जाता है। देखिए ये बचपन का नाम है, और जिसे प्यार से जाता है बोल मनु, और ये छिबली पता नहीं कि किस नाम कभी जो हो गया, लेकिन ये शादी के बाद रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा? डी होगा। चलिए ये आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बेगम हजरत महल किया था। लखनऊ पूछे तब या लखनऊ पूछे या अवध पूछे, तो दोनों में क्या लगाना है? डी लगाना है, ठीक है। आपको हम कल बताए थे कि 1857 की जो क्रांति है ना, 1857 की क्रांति इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से लगभग 10 नंबर तक पूछा जाता है 1857, जिसका वीडियो आपको अपलोड हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम 2022 में हाई नंबर से हम पास करें, उसके लिए आपको 1857 की क्रांति और हड़प्पा सभ्यता का वीडियो देख लीजिए, आधा से थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा। 15-20 नंबर इसे भी मिल जाता है। ये देखिए आपके सन 41 नंबर के कोलकाता में अंग्रेजों के किले का नाम क्या था? तो फोर्ट जॉर्ज, या फोर्ट डेविड, या फोर्ट विलियम, या इनमें से कोई नहीं। तो ये था ना कोलकाता में, तो ये फोर्ट विलियम था, राइट आंसर सी हमारा राइट आंसर है, और सी लगाने वाला का 100% सही है। चलिए ये आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ये जो पुर्तगाली लोग थे गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो ये 1510 ईस्वी में कर लिया, और लगभग 450 साल तक शासन किया। कौन किया था? पुर्तगाली लोग किए थे, ठीक। चलिए ये देखिए आपके सामने 43 नंबर की चार्ल्स होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर चार्ल्स इमारत किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो दिल्ली की, कोलकाता की, या मद्रास की, मुंबई की? ये जो चार्ल्स इमारत है ना, ये मुंबई की
क्या प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पर चार्ल्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, चार्ल्स इमारत होगा। चलिए आगे चलिए। ये देखिए आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट गलत कर लेते हैं कि क्या करते हैं, क्या गलत नहीं कर लेते हैं। देखिए 44 नंबर की, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, 1871, 1875, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बोला जा रहा है, तो ये 1700, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए इसमें बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये सब होगा, गलत होगा, गलत होगा। चलिए अभी भी सुधार लीजिए जल्दी जल्दी, ये सब गलत है। क्या होगा? तो इनमें से राइट आंसर हमारा डी होगा। मतलब कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1773 में हुआ था। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हमारा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये देखिए आपके सामने 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो रेलवे लाइन की शुरुआत जो हुई थी 1753 में, या 1853 में, या 1873 में, या 1947 में। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय नहीं, 1853 में ही हुआ था। मुंबई से थाने के बीच चला था। कितने कि कहाँ से कहाँ चला था? तो मुंबई से थाने के बीच में चला हुआ था। कब चला था? तो 1853 ईस्वी में चला था। चलिए आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? आपको पता भी होगा कि महात्मा गांधी की भाषा जो है वह गुजराती में था। तो राइट आंसर सी। चलिए आत्मकथा लिखे थे महात्मा गांधी ना, तो किस में? गुजराती भाषा में ही लिखे थे। चलिए ये देखिए 47 नंबर क्वेश्चन की, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? अब ये जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो ये 1518 ईस्वी में, 1918 में आए थे, 1915 में आए थे, ठीक है। तो चलिए आगे। ये देखिए 48 नंबर क्वेश्चन की, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से, बंगाल से, या पंजाब से, या महाराष्ट्र से। ये जो चंपारण जो है ना वो कहाँ से थे? तो बिहार से थे। राइट आंसर ए हमारा राइट आंसर है। ये देखिए आपके सामने 49 नंबर कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1914 में। तो ये आपको बताए हुए फुल डिटेल के साथ बताए हैं कि बंगाल के क्या क्या बारे में विशेषता है, वो सब बताए हुए थे, क्यों हुआ था ये सब पूरा बताएं, और किसके किसके बीच में हुआ था ये सब बताया। लेकिन आप चैप्टर वाइज देखिएगा तभी नहीं समझ में आएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और यही मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। चलिए ये आपके सामने 50 नंबर की, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915 में, 1917 में, 1919 में, 1920 में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा, ठीक है। चलिए आगे चले, 10 क्वेश्चन और बचा, देख ही लीजिए। आपके सामने 51 नंबर की, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग हुआ था, भारत छोड़ो, या सविनय अवज्ञा, या खिलाफत आंदोलन। तो ये जो है ना, देखिए इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑप्शन ही नहीं है। देखिए इसमें जो 1920 में हुआ था असहयोग हुआ था, ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था। तो असहयोग यहाँ पर अ लगा दीजिए, तो असहयोग आंदोलन हम आपको पीडीएफ सुधार के देंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन, अ लगा दीजिए आगे, तो ए लगा दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? जो पूना समझौता वो किस वर्ष हुआ था? तो 1932, 1934, 1939, या 1942। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? तो ये 1932 में होता पूना समझौता, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत थी तो 1928 से हो गया था, ठीक है। चलिए ये सब बाद में फिर डिटेल में पढ़ाएंगे आगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही काम करना है आपकी, बाकी हम पूरा कर देंगे, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये 1938 में बने थे, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर ये आपका गलत है। गलत क्यों नहीं है? गलत है मेरा नहीं है, आपका गलत होगा। देखिए गलत 1838 में ही हुआ था। ये अध्यक्ष बने थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। और आप सब सोच रहे कि फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है ना 1939 में हुआ था, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि बच्चों की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जब चैप्टर वाइज पढ़िएगा ना, तो चैप्टर वाइज कहाँ पढ़िए, ऑब्जेक्टिव मेरा कमांड इतना अच्छा करा देंगे ना, बाकी सब्जेक्टिव का भी करा देंगे, उतना क्लियर है कह देते हैं, उतना करा देंगे। चलिए आपके सामने 54 नंबर क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, या गोपाल कृष्ण गोखले, या महात्मा गांधी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो मरो और किसका है? तो ये महात्मा गांधी का था कि या तो मार दो या तो मर जाओ। ये महात्मा गांधी बोले थे कि घुट घुट के जीने से तो फायदा यही है कि मर जाओ या तो मार दो किसी को। अंग्रेज लोग को बोला हुआ था इस
चलिए ये आपके सामने 55 नंबर की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको बताया, पहले बताए कि 1906 में हुआ था और बंगाल का 1905 में हुआ था, राइट। चलिए ये देखिए 56 नंबर की क्वेश्चन कि डांडी किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में, बंगाल में या गुजरात, पंजाब में, गुजरात में, तो ये कहाँ है डांडी, तो गुजरात में है, तो डी हमारा राइट आंसर है। ये देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट हमारा राइट आंसर है। और देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुआ था। ये सब फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, जब आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा तब। चलिए ये आपके सामने 48 नंबर की 58 नंबर है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए बहुत से ट्रेंड इसी में गलत कर ले, यहाँ पर देखिए प्रारूप समिति बोला है, तो जब ये देखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा दीजिएगा। इसके बारे में फुल डिटेल के साथ एक वीडियो लाएंगे, जब आपसे कहिएगा तब। देखिए आपके सामने 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसमें भी बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, डी लगा देते हैं, डी लगाने वाले कैसे ही गलत हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हुआ, तो ये हमारा राइट आंसर है। और ये लुसेंट का बुक के पूरा 100% ये सही है, और कोई भी स्टूडेंट कहेंगे सर ये गलत है, तो गलत नहीं, ये 100% पूरा सही है। ये लॉर्ड माउंटबेटन, ये लुसेंट के बुक से पूरा मिलाएगा, ठीक है। और देखिए अगर 60 क्वेश्चन के पास जाने से पहले आप क्या कीजिए, पहले लाइक कीजिए, सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, थोड़ा सा लाइक कीजिए, पहले के पहले फटाफट कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए लाइक कर दिए, चलिए लाइक कीजिएगा तभी आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। और जो स्टूडेंट नहीं किए लाइक कर दीजिए प्लीज़, आपसे यही एक मांगा जाता है कि आप लाइक कर देते हैं, थोड़ा सा कमेंट करते तो मोटिवेट मिलता है कि हाँ और बच्चे को अच्छा से अच्छा नॉलेज दे, कि बोल देता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो कोशिश करते हैं कि इससे और वीडियो अच्छा बेहतरीन दे। तो आपसे लाइक नहीं कर सकते, ये तो कंजूसी वाला बात है, तो कृपया आप लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत से स्टूडेंट कर दिए। चलिए आपके सामने 60 नंबर की क्वेश्चन है कि भारत को कब गणतंत्र किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया था, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलिए देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ सब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ नहीं करना, हम कुछ आंसर दे दे, देखिए आपको प्रश्न देते हैं, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, एक नंबर देंगे, उस नंबर आपको इस नंबर पे 85 78 00 27 39, अगर लगभग अगर आप ये पूरा बना लिए ना, पूरा बना लिए, तो समझिए आपको बोर्ड एग्जाम में, सेंट्रल में एग्जाम तो गोली मारी है, बोर्ड एग्जाम के बाद बोले डायरेक्ट बोले हैं, बोर्ड एग्जाम में आप ना अभी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से आप समझिए कि 70% आप बोर्ड के लिए तैयार है, ठीक, कितना 70%। 70% सोच सकते हैं कि कितना है, अभी आपके पास 4 महीने टाइम है बोर्ड एग्जाम का, तो 70% कितना हो गया आप सोच सकते हैं। 70% आप रेडी है, जब आप पूरा क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तब आपको क्या करना है। अब देते हैं क्वेश्चन कैसा है, आप देखते चलिएगा। चलिए आप देखिए यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि कितना देना है। देखिए आपको क्या बोला जाए कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर कितना रहेगा, 27 रहेगा, लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा, अगर 1 का उत्तर दीजिएगा कितना मिलेगा, 2 नंबर, और 15 का दीजिएगा तो कितना नंबर, 30 नंबर। और ये क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट बना के भेजेगा, रियली में हम इसका खूब बढ़िया चेक करेंगे, इसमें लगभग 3 से 4 दिन लगाएंगे। जितना स्टूडेंट अगर भेज दिया तो लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे चेक करने में, और जिसको भी अच्छा से अच्छा आएगा ना, तो देखेंगे किसका सबसे अच्छा था। इसको हम यूट्यूब पे इसका वीडियो बना के भेजेंगे कि किस प्रकार स्टूडेंट बनाए और किस प्रकार नहीं बनाए। देखिए 1 नंबर में लिखा गया कि अभिलेख का महत्व क्या है, 1 नंबर, अगर इसमें दे दे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अभिलेख के बारे में पढ़ाए हुए हल्का। हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारण करें, तो आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता से आपसे लगभग देखिए 2 नंबर यह है, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखे, ये 2 2 4 हो गया ना, इसके बारे में देना है। और देखिए आपके सामने 4 नंबर की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। 4 महाजनपद के नाम नहीं लिख सकते क्या, या आप फटाक दवर लिख सकते हैं। चलिए ये देखिए आपके सामने 5 नंबर के अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपायों का। अब देखिए जो अशोक है ना, वो धर्म प्रचार किया था, उसके 2 उपायों को लिखना है। वर्ण एवं जाति कोई 2 स्तर को बांटा है। देखिए वर्ण और जाति को 2 स्तर में बांटा गया, इसका अंतर बताना है, ये बताइएगा। और चलिए आगे चलते पूरा 15 की 25 37 क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है कि गांधार कला की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। त्रिपिटक क्या है, उनके नाम लिखे। और देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे। आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, किन्हीं 2 का नाम लिखे। आइन अकबरी के बारे में लिखना है, जो भूमि के कितने भागों में बांटा गया, इनके 2 नाम लिखना है।
और देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है, कम से कम 50 से वर्ड ज़्यादा नहीं लिखना है। 50 वर्ड से अगर ज़्यादा लिख रहे हैं तो बोर्ड वाले समझेंगे कि ये ऐसे ही लिख रहा है। तो कोशिश कीजिए कि 50 वर्ड में जैसा पूछा जाएगा उसी वर्ड में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए 11 नंबर के अकबर के दरबार में किन्हीं चार नवरत्नों के नाम लिखे। नवरत्न कितने? 9 है, जिनमें से 4 का ही नाम लिखना है, तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए 12 नंबर की विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की कोई 2 विशेषता हो। आप देखिए विजयनगर में 2 मंदिर है, एक 2 मंदिर का नाम आपको विशेषताओं के बारे में लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। 13 नंबर में देखिए भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखिए। तो ये आप लिख लीजिएगा। रेहला की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। और ये देखिए संस्थाल विद्रोह के 2 कारणों का लिखे। और चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके कितना है 16 नंबर, 6 नंबर है 16 नंबर कि प्लासी के युद्ध किन्हीं 4 वर्ण, प्लासी के बारे में, प्लासी के युद्ध कब होता है तो इसके बारे में। 1857 की क्रांति के किन्हीं 4 प्रभावों को लिखिए। ये कल ही पढ़ाया था कि कैसा हुआ था, ये आप जरूर दे पाइएगा। देखिए आपके भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के किन्हीं 2 कारण। अब देखिए यूरोपीय के जो भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के बारे। भारत में रेलवे की स्थापना के नगरों में क्या परिवर्तन हुए, किन्हीं दो को बताया। अब क्या क्या परिवर्तन आया इसके बारे में बताना है। चंपारण आंदोलन के कारण बताना है। चोरा चोरी कांड के बारे में बताना है। देखिए 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बताना है। अब देखिए असहयोग आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों के। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप थोड़ा सा कितना ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड में दीजिएगा, बहुत बड़ा हो गया तो 50। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपके सामने 24 नंबर की शिमला समझौता की असफलता के क्या कारण थे। अब जो शिमला समझौता क्यों असफल, इसके बारे में। क्रिप्स मिशन की असफलता के 2 कारणों को लिखे। और आपको बता दें कि देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियों कौन सी थी, ये लिखना है। भारत के कौन से 2 प्रांत का 1947, देखिए आप देख लीजिए, इसमें से हम आपको भेज देंगे। अब देखिए उसके बाद आपको लगे 27, देखिए इसमें 27 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, सब्जेक्टिव, जिसमें आपको 2 अगर 27 में अगर आप 15 के क्वेश्चन दे 15 के देना है, जो स्टूडेंट 15 का आंसर दे देंगे उनका का रिजल्ट बताएगा। 27 में 15 का देना है तो कौन को देंगे ये देखेंगे कल नहीं परसों, 2 दिन 3 दिन चेक करने में लगेगा, तो चेक करेंगे तभी। तो आप देखिए 28 के बाद 35 तक पूरे 8 क्वेश्चन का, जिसमें से आपको कितना 4 का उत्तर देना, जिसमें से आपको कितना 5 नंबर मिलेगा। कितना शब्द 100 और 150 शब्द से 100 से 120 शब्द लिखना है। देखिए एक आ गया ना हड़प्पा सभ्यता के बारे में है ना, ये 5 नंबर मिला और 2 इसमें था, 5 और 9 नंबर मिला ना, कि हम पहले बोले थे कि बच्चों 9 नंबर का हड़प्पा सभ्यता से होता है और 1857 के क्रांति से भी। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। आप चंद्रगुप्त के बारे में बोलना है। अब चलिए आगे चले। अब देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण था। बौद्ध धर्म के पतन के बारे में बहुत अच्छा से आप जानते हैं। महावीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन कीजिए। महावीर स्वामी के बारे में लिखना है। मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। और देखिए आपके सामने विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। 1857 के विद्रोह के असफल के कारणों का लिखे। ये जो 1857 की जो क्रांति हुआ था उसके बारे में असफल क्यों हुआ, ये हम कल ही पढ़ाए थे, किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं है। और सहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाले। तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया ना तो समझिए कि बहुत बेकार है मेरे लिए। और एक शेयर आप कर दिए ना, एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, समझ गए। एक शेयर किसी का ज़िंदगी बना सकता है, तो आप शेयर जरूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के हो गया सर कि हिस्ट्री तो करवा दिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस भी करवा दीजिए, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी करा दीजिए, थोड़ा सा हो सके तो हिंदी करवा दीजिए, इंग्लिश करवा दीजिए। अगर ये सब अगर आप चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि सर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स का जो भी जी का लाइए ज़रूर सेंटअप एग्ज़ाम का। और आपको 60 में कितना सही हुआ है ये आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हम समझेंगे कितने स्टूडेंट का 60 में 60 सही हुआ है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ शेयर गाइस, बाय बाय।